हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है चुंबक और द्रव्य के बारे में पढ़ना। बेसिकली हम लोग चुंबक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और चुंबकीय द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। जैसे द्रव और द्रव्य में अंतर पता है ना। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ हम लोग ले सकते हैं। लेकिन द्रव मतलब क्या होता है? द्रव मतलब क्या? जो फ्लो कर सके, एक जगह दूसरे जगह जा सके, गति कर सके। जैसे कि हम लोग पानी लेते हैं, कोई भी तेल ले सकते हैं, वो सब क्या होता है? द्रव। क्या होता है? द्रव होता है। लेकिन द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चुंबक होता क्या है। अगर चुंबक के बारे में बात करते हैं तो पहले दिया चुंबकत्व और द्रव्य के बारे में दिया हुआ है कि भौतिक की वह शाखा जिसके बारे में हम लोग चुंबकों के गुण के बारे में पढ़ते हैं, चुंबकों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय जो क्षेत्रफल होता है, पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के बारे में जानते हैं कि चुंबक कैसा व्यवहार करता है। ये सब के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सभी का अध्ययन कौन? तो चुंबकत्व और द्रव्य के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे दो डिफिनेशन दिया हुआ है। पहले चुंबक का दिया है, फिर चुंबकीय पदार्थ का दिया हुआ है। दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है कि पहले भी चर्चा किए हुए कि अगर चुंबक का बात करते हैं तो चुंबक किसको बोला जाता है? वह वस्तु या धातु जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो अगर कोई ऐसा वस्तु है या धातु है जो चाहो तब क्या करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और साथ साथ क्या करता है कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहाँ दो चीजें देखने को मिलता है। पहले तो यहाँ पे ये होगा कि एक ऐसा कोई वस्तु जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और दूसरा हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब ये चुंबकीय पदार्थ क्या होता है उसके बारे में नीचे दिया हुआ है कि चुंबकीय पदार्थ किसको बोला जाता है। वैसा कोई भी वस्तु जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करे और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अगर चुंबकीय पदार्थ आप किसको बोलते हैं? तो वो पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उस जिनको हमें चुंबक बनाया जा सकता है। मतलब अब ये भी ध्यान में रखना है, जिसको चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है उससे हम लोग चुंबक भी बना सकते हैं। लेकिन ये पहले से ही चुंबक रहता है। चुंबक जो होता है वो पहले से ही चुंबक रहता है, जो कि कुछ पदार्थ को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कि चुंबक को अगर रखते हैं तो उसके आसपास लोहा रखेंगे तो अपने उसको क्या कर लेगा? आकर्षित करता है ना, खींचता है। तो इस केस में हम लोग ये भी बोल सकते हैं उस लोहा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? चुंबक बनाया जा सकता है। वही चीज लिखा हुआ है, चुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ये सब पदार्थ को चुंबक अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो चुंबक का यही गुण होता है कि चुंबक जो होगा वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो दूसरा हम लोग ये देखने को मिलेगा कि किसी भी पदार्थ को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन सा पदार्थ को? तो चुंबकीय पदार्थ को। और चुंबकीय पदार्थ में कौन आ सकता है? लोहा, स्टील, कोबाल्ट, ये सब, निकेल हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसको अपने ओर आकर्षित। देखिए चुंबक का अगर बात करते हैं तो चुंबक हम लोग क्या देखते हैं कि चुंबक जो होता है बेसिकली एक तो प्राकृतिक से मिलता है, और चुंबक क्या किया जाता है? बनाया भी जाता है। ज्यादातर जो प्रकृति से मिलने वाला चुंबक होता है वो जो होता है अयस्क होता है। किसका? चुंबक का। चुंबक का चुंबक का लोहे का क्या होता है? आयरन का होता है। आयरन का अयस्क होता है, ज्यादातर उससे ही चुंबक बनाया जाता है। अयस्क का मतलब भी समझाए थे पिछले क्लास में कि अयस्क किसको बोला जाता है। जैसे दो चीजें देखने को मिलता है, खनिज और अयस्क। तो बताए थे खनिज के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो वैसा कोई पदार्थ जो जमीन से खनन करके निकाला जाता है, जिसमें धातु का मात्रा विद्यमान है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? खनिज कहते हैं। जमीन के अंदर से खोद के निकाला गया और उसमें धातु का मात्रा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और जिस खनिज में अधिक मात्रा में धातु हो, जिसको खोद कर निकालना आसान है, जिसका गुण बेहतर हो, उस खनिज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? अयस्क बोल देते हैं। यही दोनों में सिंपल अंतर होता है। तो अगर हम लोग कोई भी अगर मान लो धातु प्राप्त करना है, आपको क्या लगता है कि जो धातु हम लोग को होता है लोहा होता है, डायरेक्ट जमीन से लोहा निकल जाता है क्या? डायरेक्ट नहीं निकलता है। वो एक अयस्क रूप में निकलता है जिसमें लोहा विद्यमान होता है।
और उसको फिर क्या किया जाता है, फिल्टर करके उसको अलग करके फिर उसमें से लोहा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी, उसका प्रोसेस किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ऐसे आप लोग 10 क्लास में भी केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं एक बार, कैसे किसी धातु का शुद्धिकरण करते हैं, धातु कैसे ऐसे प्राप्त करते हैं, ये सब डिटेल आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े या 12th में ही पढ़ेंगे आप लोग केमिस्ट्री में। तो जो लोहे का जो अयस्क होता है उसी से क्या होता है, वही चुंबकीय गुण रखता है, चुंबक उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ चुंबक अपने से बनाया भी जाता है, जो कृत्रिम बोला जाता है। कृत्रिम मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, जो भी कृत्रिम होता है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ धातुओं को मिलाकर चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसी से चुंबक भी बनाया जा सकता है। तो चुंबकीय पदार्थ ये सब है, इससे भी चुंबक बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा चुंबक होता है जो पहले से ही मिला हुआ रहता है, प्राकृतिक से मिला हुआ रहता है, जो जमीन से निकलता है, तो उसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक का ये गुण होता है कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करेगा, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक और ज़्यादा विशिष्ट गुण इसका देखने को मिलता है कि अगर कोई भी बार चुंबक है, छड़ चुंबक है, छड़ मतलब ऐसा चुंबक दिखता है, ठीक, उसको अगर धागा से बांध कर लटका देंगे तो उसका दो पोल अपने और एक, कभी भी ऐसे भी लटकाएंगे तो अपने आप ऐसे हो जाएगा। इसका एक साउथ वाला साउथ की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक हम लोग का गुण ऐसा देखने को मिलता है चुंबक में, तो ये भी गुण देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है, इसके पहले भी चर्चा किए थे कि ये जमीन जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक क्या है, इसके अंदर एक बार चुंबक है, पृथ्वी भी एक बार चुंबक है। लेकिन पृथ्वी के अंदर का चुंबकीय ध्रुव होता है वो अलग अलग होता है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव इधर कौन सा होता है, साउथ वाला होता है, इधर कौन सा होता है, नॉर्थ वाला होता है। इसी कारण से जब इसको लटकाते हैं तो इधर वाला ये नॉर्थ वाला जो होता है साउथ खींच लेता है, और ये इधर साउथ वाला जो होता है इसका नॉर्थ खींच लेता है, इसलिए ऐसे ही लटका हुआ रहता है। चुंबक के बारे में कुछ यहाँ पे चर्चा दिया गया है कि चुंबक में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। सबसे पहले चुंबकीय ध्रुव का बात करते हैं। चुंबक में ध्रुव पाया जाता है, और चुंबक में हमेशा दो ध्रुव विद्यमान होते हैं। कोई भी चुंबक ले लो, हमेशा उसमें दो ध्रुव देखने को मिलेगा। जो ध्रुव का बात करते थे, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक का ध्रुव हम लोग कैसे पता चलता है कि इसका ध्रुव कहाँ पे है। मान लेते हैं कि ये चुंबक है, इस चुंबक में हमको कैसे पता चलेगा इसका ध्रुव कहाँ पे है। इसका पता करने का एक ही तरीका होता है, इसमें चुंबक में जहाँ पे आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होगा उसी को चुंबक का क्या कहा जाता है, ध्रुव बोला जाता है। मान लें मेरे पास एक चुंबक है, तो चुंबक अगर रखेंगे तो चुंबक का ऑब्वियस है कि ये क्या करता है, ये भी इसमें भी चुंबक है, पता होना चाहिए, ये भी किसी लोहे की चीज को आकर्षित करता है। ये कम है चुंबक, लेकिन ये भी चुंबक में चिपकता है। ये भी, इसमें भी पूरा चुंबक भरा हुआ। तो इसमें चुंबक का गुण सबसे अधिक आप इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो इधर थोड़ा सा नहीं चिपक रहा है, लेकिन इधर ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, आकर्षण होता है, मतलब इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में आकर्षण देखने को मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी बार चुंबक होता है, छड़ चुंबक होता है, तो देखा जाता है अक्सर कि इसके अंत वाला बिंदु पे, मतलब पूरा अंत में नहीं, इस तरफ वहाँ में यहाँ पे आकर्षण सबसे अधिक देखने को मिलता है। ये दोनों जगह पर, ये दोनों जगह पर सबसे ज़्यादा आकर्षण देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्रुव नाम दे देते हैं, चुंबकीय ध्रुव। वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है, किसी चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित हुए बिंदु होते हैं जहाँ चुंबकत्व या चुंबकीय बल सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो वहाँ पे चुंबकीय बल सबसे प्रबल देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें दो ध्रुव देखने को मिलता है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर अपने आप चला जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई छड़ चुंबक है, स्वतंत्र रूप से धागा बांध के लटका देंगे, इसका जो नॉर्थ होगा, अगर मान लो नॉर्थ इधर भी होगा, इसे पकड़ के रखे है, जैसे लटका के छोड़ेंगे, नॉर्थ अपने घूम के कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है। और ये इधर साउथ वाला जो साउथ की तरफ चला गया, वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो क्या है, साउथ पोल है। तो अपने आप ही अपने निलंबित करने पर, छोड़ने पर अपने आप दिशा में चला जाता है, तो उससे पता चलता है कि वो कौन सा ध्रुव उसका है। अब बात करते हैं चुंबकीय अक्ष का। तो अगर कोई भी बार चुंबक लेते हैं,
जैसे मान लेते हैं कि एक चुंबक यहाँ पर ले रहे ये एक बार चुंबक है, ठीक। तो ये एक बार चुंबक है, तो चुंबक का इसका दो ध्रुव होगा, एक इधर ध्रुव देखने को मिलेगा और एक यहाँ ध्रुव देखने को मिलेगा। जो साउथ की ओर होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ मान लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ और नॉर्थ ध्रुव इसको देखने को मिलेगा। अब जो चुंबक का चुंबकीय अक्ष किसको कहते हैं, तो इस एग्जैक्ट इसके बीच से, इसके मतलब अंदर से जाएगा और ये दोनों ध्रुव से होते हुए जाएगा एक लाइन, ये दोनों ध्रुव से होते हुए एक लाइन जाएगा, ये जो लाइन जाएगा इस ध्रुव से होते हुए अंदर से, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अक्ष कहते हैं। जो ये अंदर से लाइन दिखेगा तो दूसरा कलर कर देते हैं। तो बीच से जाएगा और चुंबकीय अक्ष होगा, और यहाँ पे ध्रुव दिख रहा है। उसके बाद दिया हुआ है किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो देखिए दो प्रकार का दूरी हम लोग चुंबक में देखने को मिलता है, एक जो होता है चुंबकीय लंबाई होता है, और दूसरा जो होता है कौन सा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई को हम लोग सार्थक लंबाई भी कहते हैं, और एक ज्यामितीय लंबाई होता है। तो चुंबक में हम लोग को अक्सर दो लंबाई हम लोग को देखने को मिलता है। एक यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलेगा जो ध्रुव के बीच की दूरी, मान लो कि ये ध्रुव है, दोनों ध्रुव के जो बीच वाला दूरी होता है उसको हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं, जिसको हम लोग अक्सर 12 से दिखाते हैं, या इसको हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो दोनों ध्रुव के बीच के जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और जो चुंबक के पूरा लंबाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी होगा, ये कौन सा दूरी हो जाएगा, तो ये ज्यामितीय लंबाई हो जाएगा। तो दोनों बात ध्यान में रखना, ज्यामितीय लंबाई हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, इसका जो लंबाई होगा पूरा ए बी होगा, और जो दोनों ध्रुव के बीच के जो दूरी होगा वो क्या होगा, सार्थक लंबाई या चुंबकीय लंबाई के नाम से जाना। इतना बात ध्यान में रखिएगा लोग। दो तीन बातें, पहले तो चुंबक का ध्रुव हो गया, चुंबकीय अक्ष हो गया, चुंबकीय अक्ष के बाद चुंबकीय लंबाई का बात किया जा रहा है। तो दो प्रकार का लंबाई होगा, एक चुंबकीय लंबाई होगा, एक ज्यामितीय लंबाई होगा। चुंबकीय लंबाई को हम लोग सार्थक लंबाई भी कहते हैं, और दूसरा ज्यामितीय लंबाई होगा जो पूरा चुंबक का लंबाई होगा, लेकिन जो चुंबकीय लंबाई होगा उसकी दोनों ध्रुवों के बीच के जो दूरी होगा वही क्या होगा, चुंबकीय लंबाई होगा। पिछले क्लास में भी समझाए थे चुंबकीय व्योमायोत्तर। व्योमायोत्तर जो होता है, चुंबकीय व्योमायोत्तर किसको बोला जाता है, तो लिखा हुआ किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब आता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब जो खाड़ा तल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को चुंबकीय व्योमायोत्तर कहते हैं। ये हेल्प करेगा आगे हम लोग को ये सब एक एंगल जानने में, इसलिए अभी इसको समझना जरूरी है। जैसे कि अगर हमें थोड़ा क्यूबिकल ही बनेगा, आ जाता है। इसको बार चुंबक मान लेते हैं। इसका एक अक्ष होगा, चुंबकीय अक्ष इसके पहले बताए थे कि इसके बीच से होते हुए जाएगा, दोनों ध्रुव से होते हुए जाएगा, जो भी ध्रुव होगा इसके ध्रुव से होते हुए इसके बीच से एक लाइन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं।
चुंबकीय अक्ष से हमको क्या करना है, एक वर्टिकल प्लेन लेना है। प्लेन का मतलब समझाए थे कि अगर कोई भी पृष्ठ लेते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक प्लेन कहेंगे। लेकिन प्लेन कैसे लेना है, इसे खड़ा प्लेन लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। मतलब खड़ा रहता है तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऐसे जमीन के पास रहता है इसको क्षैतिज कहते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये तल कैसे लेना है, तो वर्टिकल लेना है। मतलब ये जो अक्ष है ये अक्ष से होते हुए ऐसे तल जाना चाहिए। ये अक्ष से होते हुए तल लेंगे, उसी तल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय यामायोत्तर कहते हैं। बात समझ में आ गया। एक तल का निर्माण होगा जो इसके वर्टिकल ऐसे तल लेना है, जो कि इसके अक्ष से होते हुए जाना चाहिए। तल तो कहीं से भी, मान लो कि ये चुंबक है तो चुंबक का तल तो इसके सतह से भी होते हुए जा सकता है। मतलब ये सतह इसके चिपक से, लेकिन इसका जो बीच में है उससे होते हुए एक तल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो चुंबकीय यामायोत्तर कहेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल और भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी दो तरफ से ऐसे पूरा गोलाकार आकृति एक ले लो और उसके बीच से क्या किया जाता है, एक दीवार उठा दिया जाता है। दोनों तरफ से लगेगा कि दोनों तरफ से क्या है कि चिपका हुआ है गोलाकार आकृति, बीच से एक दीवार उठा दिया गया, तो वही जो दीवार होगा वो वर्टिकल हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मान लो कि वो एक चुंबक ही था तो उसको हम लोग बोल देंगे चुंबकीय यामायोत्तर बोल देंगे। ये इस बात को ध्यान में रखना है कि ये एक तल होता है कि अक्ष नहीं होता। अक्ष और तल में अंतर समझ में आता है ना। अक्ष और तल में अंतर समझ, अक्ष का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सा एक सीधा लाइन होता है, लेकिन तल का मतलब कोई सतह होता है। ठीक, जैसे कि ये पेज का सतह दिखा रहे थे तो ये एक तल है, लेकिन सामने से देखेंगे तो ये क्या है, एक लाइन है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। अब हम लोग चर्चा करने वाले चुंबकीय बलों के बारे में। तो देखिए चुंबक में ऑब्वियस है कि बल है, तभी जाए किसी पदार्थ को अपने ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो चुंबक में कोई ना कोई बल होगा तभी जाए किसी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि उनके ध्रुव के बीच में भी क्या होता है, बल लगता है। हमको पता है दो प्रकार का ध्रुव होता है, एक साउथ और एक दूसरा नॉर्थ होता है। इसके पहले भी बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि जो ध्रुव होता है, तो ध्रुव में अक्सर देखा जाता है कि जो सेम ध्रुव वाले होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को क्या करता है, दूर भेजता है। अब वैसे चुंबक से बहुत लोग खेले भी है कि अगर दो चुंबक को लेते हैं तो अगर उल्टा ऐसी करके चिपकाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से क्या करता है, दूर भेजता है। तो ऐसा कब होता है, जब एक दूसरे के दोनों आमने सामने सेम ध्रुव होता है तब, मतलब दोनों को दोनों नॉर्थ होगा आमने सामने तो एक दूसरे को क्या करता है, दूर भेजता है। और लेकिन अगर विपरीत ध्रुव होगा, एक साउथ होगा और एक क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो एक दूसरे को क्या करता है, वो पास आता है। तो यही कारण होता है चुंबक में दो ध्रुव होने का कारण। सिंपल यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक चुंबक है, चुंबक का ये क्या है, साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। अगर दूसरा चुंबक लिए इसका यहाँ पे नॉर्थ है और इसका यहाँ पे साउथ है, तो ये पास लाने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से ये क्या होगा, दूर भागेगा। लेकिन जैसे इसको एक को घुमा दे और घुमाने के बाद ट्राई करेंगे तो क्या होने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा। ये ध्रुव के कारण ही ऐसा होता है। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और इसको यहाँ से घुमा दिए, इधर साउथ कर दिए, इधर नॉर्थ कर दिए, तो एक दूसरे को ये क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। तो ये आप लोग चुंबक में अक्सर देखे भी होंगे, अगर दो चुंबक का इस्तेमाल किए होंगे लोग तो उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से घुमा कर अगर चिपकाते तुरंत चिपक जाता है, एक तरफ से पलट के करते तो एक दूसरे से दूर भागने लगता है। ये अक्सर देखने को मिलता है, चुंबक का ये गुण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ध्रुवों के बीच में क्या होता है, बल लगता है। और वही दो प्रकार का बल लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण लगेगा। तो कोई भी चुंबक है, चुंबक का कोई ध्रुव है, ध्रुव, अब जब ध्रुव है तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ ताकत होगा। उसके ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव परावलय कहते हैं। पहले तो ये नाम याद रखिएगा लोग, जो उसका ध्रुव होता है उसका जो अपना ताकत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव परावलय के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, वैसे उसका ताकत को दर्शाया जा रहा है।
तो कोई भी ध्रुव होता है तो उसका ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव पराबल्य कहते हैं, जिसको हम लोग P1 P2 से दर्शा सकते हैं या P से भी दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ध्रुव का बात हो रहा है, इसीलिए एक को P1 को एक से P2 को दर्शा दी। अब ये ध्रुव कोई भी हो सकता है, नॉर्थ या साउथ, और बता दिए कि अगर साउथ साउथ रहेगा तो एक दूसरे दूर, मतलब सेम पोल रहेगा तो एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा, और विपरीत रहेगा तो एक दूसरे को क्या होगा, पास आएगा। बस इतना बात ध्यान रखना है। जैसे आवेश में होता है, आवेश में भी आप लोग पढ़े थे कि अगर समान आवेश रहता है, मतलब बोलते हैं उसको क्या, सजातीय और विजातीय, याद है ना। तो जब सजातीय होता है तो उस केस में बल कैसा लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। जब सजातीय आवेश होता है तो उस केस में बल जो लगता है कैसा लगता है, सजातीय मतलब समान, मतलब दोनों को दोनों प्लस रही है, दोनों को दोनों माइनस रहे तो उस केस में बल जो लगता है कैसा लगता है, याद है, भूल गए, सुनो, याद है। जब सजातीय होता है तो आकर्षण की क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है, ठीक। अब वैसे एक जब प्लस एक माइनस होता है तभी जाकर दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, मतलब विपरीत रहता है तब। सेम यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होता है, समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और विपरीत ध्रुव रहेगा तो उसके केस में क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो अब यहाँ पे अगर दो ध्रुव है तो बताया जाता है कि जो बल लगता है वो ध्रुव के पराबल का क्या होता है, समानुपाती होते हैं। तो अगर यहाँ बात किया जा रहा है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साउथ या नॉर्थ हम यहाँ पे नहीं इंडिकेट करें, इसके ध्रुव पराबलता को दिखा रहे हैं, ये P1 है। एक दूसरा चुंबक है जिसका इसका ये वाला ध्रुव को दिखा रहे हैं, इसका पराबल्य को P2 से दर्शा दी। ये दोनों के बीच की जो दूरी है ये R ले, दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को हम R से दिखा दी। तो बताया जाता है कि इसके दोनों के बीच में जो बल लगेगा, बल दोनों हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो जो बल लगेगा वो ध्रुव पराबलता के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और वही बात करते हैं, अगर दूरी का बात करते हैं तो दूरी के क्या होते हैं, स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और दोनों को अगर साथ में लिखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों को दोनों समानुपाती है, P1 इंटू P2 बटे R स्क्वायर के। और जब भी समानुपाती साइन हटता है एक नियतांक आता है, यहाँ पर भी नियतांक क्या आता है, K आता है, यहाँ लिख सकते हैं K एक क्या है, नियतांक है। अब यहाँ पे सेम अगर देखेंगे तो इसके पहले जो हम लोग कूलॉम बल पढ़े थे, कुछ इसी प्रकार के पढ़े थे, जो कूलॉम बल हम लोग पढ़े थे कुछ इसी प्रकार का देखे थे। तो कूलॉम बल में हम लोग सेम चीज देखे थे, बस अंतर क्या था कि वहां पे ये दोनों आवेश था और यहाँ पे क्या है, ये ध्रुव पराबल्य। वहाँ पे दोनों पर क्या था, आवेश था, और यहाँ पर P1 P2 क्या है, वहाँ पे Q1 Q2 लिखते थे, और यहाँ पे क्या है, P1 P2 है, जो कि ये ध्रुव पराबल्य है, वहाँ पे क्या था, आवेश था। ये दोनों में अंतर था। लेकिन अब यहाँ पर K का अगर मान बात करते हैं तो K जो होता है बराबर होता है μ0 बटे 4 पाई के। K जो यहाँ पे जो बराबर होता है वो होता है μ0 बाई 4 पाई के। और μ0 का मान पहले से आप लोग को बताया गया है कि μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर, यही बताया गया है ना। μ0 का मान जो था यही था, हेनरी पर मीटर था, 4 पाई 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर था। इसका मात्रक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये μ0 का मान था। तो अगर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं K को इससे, तो क्या फार्मूला निकल के आएगा बल का, तो F बराबर निकल के आएगा μ0 बाई 4 पाई, यहाँ पर K के जगह इसको रख दिए, यहाँ पर आ जाएगा P1 P2 बटे R स्क्वायर। उसके बाद इसको बोल देते हैं कि हमको सदिश रूप में भी दर्शा सकते हैं। सदिश रूप में दिशा दर्शाया जाता है, दिशा में हमेशा क्या करते हैं, R के अलोंग दिशा इसका होता है। देखिए जो R यहाँ पे सदिश R दूरी दिखाया गया है, ये बल या तो ऐसे लगेगा
या ऐसा लगेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इस ध्रुव पर बात करेंगे तो अगर विपरीत अगर सेम ध्रुव होगा तो एक दूसरे से दूर भागे तो बल इस दिशा में लगेगा, अगर विपरीत ध्रुव होगा तो बल इस दिशा में लगेगा। तो यहाँ पे जो दिशा दर्शाएगा वो आर के एलोंग होता है, इसीलिए इसको हम आर मात्रक सदिश से इसका दिशा दर्शा देते हैं। तो सदिश रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, ऐसे लिख भी देते हैं सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अगर दिखाते तो यहाँ पर सदिश का साइन दिया जाता है वेक्टर का, ऐसे एक वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई P1 P2 बटे आर स्क्वायर। तो सदिश रूप में दो तरीका से, या तो यहाँ पर आर कैप से दर्शा दिया जाता है, ये दिखाता है कि सदिश आर के लॉग इसका दिशा होगा, या ये आर कैप को हम बार बार बताते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं, इसको हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। इसको हम लोग मात्रक सदिश में नहीं दर्शा के सदिश रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए हम बताए थे कि मात्रक सदिश का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो मात्रक सदिश का जो फार्मूला होता है आर वेक्टर बटे आर के परिमाण। तो नीचे में ये आर के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एफ सदिश को हम लोग सदिश रूप में ऐसे भी दर्शा सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई P1 P2 बटे आर के पावर 3 इंटू आर वेक्टर। तो अगर आप कहीं पर भी क्वेश्चन दिखेगा, ये हम बताए थे कूलॉम बल में भी, कि अगर आर वेक्टर के रूप में दिख गया तो वहाँ पर नीचे में क्या होना चाहिए, आर की होना चाहिए, और मात्रक सदिश के रूप में दिख गया तो यहाँ पर आर स्क्वायर ही रहेगा। यही अंतर होता है, दोनों में ध्यान में रखिएगा मात्रक सदिश के रूप में। तो ये फार्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके म्यू नॉट पे। ये जो म्यू नॉट होता है बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद है इसका नाम, इसको हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं। इसके पहले भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। और चुंबकशीलता जो होता है, ये चुंबकशीलता किसका होता है, ये निर्वात का होता है। ये जो चुंबकशीलता होता है ये हम लोग निर्वात का चुंबकशीलता पढ़ते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं मुक्त आकाश या निर्वात भी बोला जाता है। दोनों नाम हम रिप्रेजेंट किए थे। निर्वात किसको बोला जाता है, निर्वात किसको बोला जाता है, वैक्यूम में बोला जाता है, जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। माध्यम का मतलब हो गया कि माध्यम किसको बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए। माध्यम हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई कण उपस्थित हो उसको हम लोग कहते हैं माध्यम, और जिसमें कोई भी कण उपस्थित नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। निर्वात हम लोग को यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, स्पेस में। स्पेस समझते हैं लोग ना, जो खाली जगह है ऊपर में। अभी तक हम लोग वायुमंडल से छाए हुए हैं, एटमॉस्फेयर है ना हम लोग का चारों तरफ। एटमॉस्फेयर का 5 लेयर होता है, उसके बाद जो शुरू होता है वहाँ से निर्वात शुरू होता है, वहाँ पे उसके बाद कोई भी कण नहीं रहता है, तो उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं, उसमें कोई भी कण उपस्थित नहीं रहता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। इसको निर्वात का चुंबकशीलता कहते हैं। निर्वात बोले या मुक्त आकाश भी बोला जाता है। निर्वात का ही 2 नाम होता है, इसको मुक्त आकाश भी बोला जाता है या शून्य भी बोला जाता है। शून्य का मतलब है कि उसमें कोई भी कण नहीं है, तो उसी को हम लोग निर्वात भी कहते हैं। ये निर्वात का चुंबकशीलता होता है। लेकिन हम लोग बात करें कि अब ये जो बल लग रहा है, बेसिकली हम बल कहाँ का बता रहे हैं, निर्वात में ये जो 2 ध्रुव को रखेंगे तब। अब बताए हैं, बार बार ये चीजें चर्चा करते हैं कि जो निर्वात होता है और वायु होता है, लगभग दोनों में मान क्या होता है, समान होता है। बल में ज्यादा का अंतर आता है अंतर, लेकिन ज्यादा का अंतर नहीं आता है। इस कारण से मान के चला जाता है कि दोनों में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट का स्पीड होता है, और वैसे है कि हम लोग पढ़ते हैं लाइट का स्पीड निर्वात में कितना होता है, किसको याद है, 3 × 10 के पावर, इससे भी सिंपल चीज़ याद रहना चाहिए। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है,
या किलोमीटर में बताते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये निर्वात का हम लोग बताते हैं। अगर बात करते हैं वायु का, तो वायु में बहुत कम का अंतर आता है, 3 लाख से थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए माना जाता है कि वायु और निर्वात में क्या है, दोनों का स्पीड ऑफ लाइट समान होते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा माध्यम का बात करेंगे तो उसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। और दूसरा माध्यम मानते हैं तो उसमें लाइट का स्पीड जो होता है घट जाता है। तो वही ये निर्वात का है। तो अगर निर्वात का हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में, इसलिए कि ये निर्वात के लिए हो गया। अगर कोई दूसरा माध्यम आता है, अगर कोई दूसरा माध्यम आता है तो वहाँ पे बल में क्या अंतर आएगा। ऑब्वियस है कि जब भी माध्यम चेंज होता है तो कोई भी दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये चीज़ हम बार बार बता रहे हैं। कभी माध्यम चेंज कीजिएगा लोग, दूसरे माध्यम में उस वस्तु को रख के अगर बल देखेंगे तो उसमें बल में परिवर्तन आ जाता है। बहुत बार बता रहे हैं ये सब चीज़ें, कहीं पर भी अगर देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे वायु का बात कर रहे हैं, अगर जल के अंदर वो चीज़ें करेंगे घटना, उसमें बल का मान में क्या जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ये अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर कोई दूसरा माध्यम रहेगा तब, तो अपेक्षित चुंबकशीलता हम लोग बोलते हैं। अगर हम किसी माध्यम का हम लोग देखना चाहते हैं, अपेक्षित चुंबकशीलता देखना चाहते हैं, अपेक्षित या सापेक्ष भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग किसी माध्यम का अगर हम चुंबकशीलता निकालते हैं तो किसी ना किसी के सापेक्ष हम लोग बता रहे हैं। तो किसके सापेक्ष बताने जा रहे हैं, तो निर्वात के सापेक्ष। और किसी माध्यम का अपेक्षित चुंबकशीलता का मतलब है किसी निर्वात के सापेक्ष उसका चुंबकशीलता कितना है। हम ये मान लेते हैं, पहले यहाँ पर दिया हुआ है, यदि दोनों ध्रुवों के बीच निर्वात की जगह कोई द्रव्यमानक माध्यम लेते हैं, मतलब दूसरा माध्यम ले लेते हैं जिसका चुंबकशीलता क्या मान ली, μ0 है, तो उस माध्यम का अपेक्षित चुंबकशीलता हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले भी हम लोग ε0 के लिए रिप्रेजेंट किए थे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होगा μ/μ0 हो जाएगा। मतलब जिस माध्यम का चुंबकशीलता है उसको ऊपर में लिख देना है और निर्वात की चुंबकशीलता से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ये हमको निकल के आ जाएगा अपेक्षित चुंबकशीलता। तो अपेक्षित चुंबकशीलता का फॉर्मूला पहले से ये होता है, ध्यान रखिएगा लोग। तो यहाँ से अगर हम म्यू का मान निकालते हैं तो ये इधर चला जाएगा गुना में, तो इसको लिख सकते हैं μ0 × μr के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी का अपेक्षित चुंबकशीलता अगर निकालना है तो जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम का चुंबकशीलता ऊपर में रखेंगे और उसके जो निर्वात का चुंबकशीलता है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हम लोग अपेक्षित चुंबकशीलता निकल के आ जाएगा उस माध्यम का। तो फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे। जैसे अगर इस वाले माध्यम में अगर हम लोग बल का फार्मूला देखेंगे तो क्या लिखाएगा, F बराबर, यहाँ पर μ0 लिख रहे थे लेकिन अब यहाँ माध्यम का ऊपर चुंबकशीलता लिखाएगा बटे क्या हो जाएगा 4 पाई × P1 P2 बटे r² हो जाएगा। वहाँ पे यहाँ पर μ0 लिख रहे थे इसलिए वो कौन सा माध्यम था, निर्वात था। अब यहाँ पर कोई माध्यम आ गया तो उस माध्यम का क्या लिखेंगे, चुंबकशीलता लिखेंगे बटे 4 पाई हो जाएगा। यही फार्मूला में परिवर्तन आएगा। अगर इसको अपेक्षित के रूप में लिखना चाहते हैं तभी निकाल चुके हैं कि μ0 का मान कितना होता है, μ0 × μr बटे 4 पाई P1 P2 बटे r²। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी माध्यम के लिए अगर निकालना है तो किसी माध्यम के लिए अगर बल निकालना है तो बल का फॉर्मूला ये ध्यान रखना। अब बात किया जाएगा जो ध्रुव पराबल्य होता है उसका SI मात्रक याद रखिएगा। तो उसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर × मीटर के बराबर होता है। अच्छे, ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा लोग, जब भी कोई माध्यम में परिवर्तन करते हैं तो बल में जो परिवर्तन होता है वो बल घटेगा कि निर्वात के सापेक्ष बल का मान अधिक हो जाएगा कि बल का मान कम हो जाएगा, बल का मान अधिक हो जाएगा कि या बल का मान कम हो जाएगा। देखिए यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या आया है, μ0 × μr आया है, ठीक। अब ये डिपेंड करेगा कि इसका जो द्रव्यमानक माध्यम ले रहे हैं उस माध्यम में कणों की संख्या कितना है, उस माध्यम में कणों की संख्या कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस है कि बल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो सिंपल जो हम लोग बल पढ़ते हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान ×
त्वरण होता है, जो बेसिक फार्मूला हम लोग बल का पढ़ते हैं, द्रव्यमान इनटू क्या होता है, त्वरण होता है। तो उस माध्यम में ऑब्वियस है कि गति करने में जहाँ डिफिकल्टी होने लगेगा तो उसमें रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होगा। जब रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होगा तो उसमें बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो वैसे बल का मान रिड्यूस हो जाएगा। अब वहाँ पे बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर उस मान को बढ़ाना। जैसे सिंपल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चलिए अगर यहाँ पे देखेंगे F बराबर कोई भी क्या चीज़ ले लेते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं, ठीक। इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, धक्का देंगे तो जो इसका बल लगता है m इंटू त्वरण हम लोग लिखते हैं, एक्सेलरेशन होता है। अब पहले अगर कोई रुकावट उत्पन्न होता है तो हमको त्वरण बढ़ाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। उतना ही बल लाना चाहते हैं तो त्वरण क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहला ही वाला त्वरण रखेंगे तो अभी से उसका गति कम हो जाएगा। जैसे कि सिंपल हम यहाँ बात करें, मान लेते हैं कि बाइक चला रहे, ठीक है, बाइक चला रहे तो आपको क्या लगता है कि जब हवा विपरीत दिशा में बहता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाइक क्या लगता है कि अपने आप तेज चलने लगता है, स्लो चलने लगता है। अगर विपरीत दिशा में अगर कोई हवा चल रहा है बहुत तेजी से तो बाइक लगता है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना। तो बाइक लगता है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का अब बल जो है कम हो रहा है, बल रिड्यूस हो रहा है ना। और वही अगर हम क्या करेंगे, फिर त्वरण बढ़ाएंगे तो पहले से ज़्यादा त्वरण बढ़ाना पड़ेगा, तब जाएगा कि बल का मात्रा क्या होगा और बढ़ेगा। लेकिन ये तो पता चल गया कि बल रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई माध्यम बदलता है तो माध्यम में बदलने का मतलब है कि माध्यम में कणों की संख्या बढ़ जाता है। निर्वात में कोई कण नहीं होता है, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन कोई माध्यम आता है तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं तो वो रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो जब रुकावट उत्पन्न करेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। जैसे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र पढ़े थे उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ही पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इसके पहले ही पढ़े थे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, किसी भी आवेश को एक जगह रखने से उसके चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसका दिशा के बारे में भी चर्चा किए थे हम लोग कि अगर कोई माइनस आवेश होता है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि अगर कोई माइनस आवेश होता है तो इसका एक चुंबकीय, इसका अपने चारों तरफ क्या करता है, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जो विद्युतीय क्षेत्र का जो दिशा होता है वो किस दिशा में होता है, माइनस अपने ओर क्या करता है, इसका विद्युतीय क्षेत्र का जो लाइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अगर लेकिन कोई प्लस आवेश रहता है, इसका विद्युतीय क्षेत्र चारों तरफ उत्पन्न होता है इस प्रकार से। सब चीजें चर्चा किया गया है। कोई भी अगर आवेश होता है तो आवेश क्या करता है, एक चारों तरफ अपना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका अनुभव कैसे हमको पता चलता है, जब इसके आसपास कोई दूसरे आवेश को ले जाते हैं तो वहाँ पे प्रतिकर्षण या आकर्षण होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। जब यहाँ पर इसके आसपास कोई दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो उस पर बल लगना शुरू होता है, जिससे अनुभव होता है कि यहाँ पे आसपास क्या है, कोई विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार से कोई चुंबक अगर रहेगा, चुंबक अपने चारों तरफ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उसका भी अनुभव का पता कैसे चलेगा, जब कोई चुंबकीय पदार्थ उसके आसपास लेके आ जाएंगे तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। कोई या दूसरा चुंबक उसके आसपास लेके आएंगे तो उसको अपने उस पर क्या देखने को मिलेगा, बल अनुभव होगा, जिससे पता चलेगा कोई ना कोई यहाँ पे दूसरा चुंबक है। सिंपल चीज ये है कि अगर कोई मान लो कि दीवार बनाए, इस दीवार के अंदर एक बहुत पावरफुल चुंबक को लगा दिए, अब कोई दूसरा चुंबक उसके आसपास लेके जाएंगे, हमको पहले से पता नहीं है, उसके आसपास जैसे ही लेके जाएंगे तो उसको उस पर क्या होने लगेगा, खिंचाव उत्पन्न आने लगेगा, जिससे हमको पता चलने लगेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब ये भी देखने को मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जब ज़्यादा पास रहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा या प्रतिकर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर उससे जाते हैं तो उसका क्या होने लगेगा, अनुभव का। मान लो कि वहाँ पर चुंबक लगा हुआ है दीवार में, हो सकता है कि यहाँ भी कोई चुंबक को रखते हैं तो हो सकता है कि वो अपने आप क्या हो रहा होगा, खींच रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे पास लेके जाएंगे और लगेगा कि ज़्यादा खींच रहा है, लेकिन जैसे दूर लेके आएंगे क्या लगेगा कि उसका क्षमता खत्म होते जा रहा है। मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन एक एरिया तक ही उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि पूरा इंफिनिटी तक जाता है।
मतलब कुछ हद तक उसका क्या होता है, उसका पावर देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक चुंबक जो होता है अपने चारों तरफ पे क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिनमें किसी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब ऐसे कोई अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो कोई दूसरा चुंबक को वहां पे लेके जाएंगे तो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कराएगा, जिससे पता चलेगा कि वहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब इसका कुछ फार्मूला भी निकल के आएगा। लिखा हुआ है यदि किसी क्षेत्र किसी बिंदु पर परीक्षण ध्रुव P0 पर F बल आरोपित हो तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता बोले या चुंबकीय क्षेत्र बोले दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे वहां पे बोलते थे हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोलते थे, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, अब देख चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई अगर चुंबक होगा, अब इसका लाइन के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई चुंबक होगा, इसका इधर नॉर्थ मान लेते हैं, इधर इसका साउथ मान लेते हैं। अब ये आसपास हमको पता है कि इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक रेखा निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन निकलेगा। ये काल्पनिक होता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसा अनुभव किया जाता है जिससे पता चलता है। तो होता क्या है, जब दूसरे एक ध्रुव को लेके आएंगे जिसका ध्रुव का मान कितना है, एक दूसरा चुंबक यहाँ पे लेके आए जिसका ध्रुव का मान कितना है, P0 है। जैसे यहाँ पे लेके आएंगे ये एक बल का अनुभव करेगा। बल दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। जब इस ध्रुव को यहाँ पे लेके आए, इस बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो अगर इस बिंदु पर मान लेते हैं इससे कुछ दूरी होगा, इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र हमको अनुभव हो रहा है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसी कारण से इस पर बल अनुभव हो रहा है। तो कहने का मतलब कोई ध्रुव को लेके आए हैं जिसका ध्रुव पर बल कितना है, P0 है। तो इस पर एक बल अनुभव होने लगेगा, बल का मान कितना है, F है। तब यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हम लोग को मिलेगा वो आता है फॉर्मूला निकल के F/P0। ये मान का बात हो गया, सदिश रूप में लिखेंगे, दोनों के ऊपर यहाँ पर सदिश लगा देंगे तो यही हमारा निकल के आता है कि अगर कोई दूसरा ध्रुव पर बल अगर P0 है, परीक्षण इसको बोला जाता है। परीक्षण मतलब होता है जांच करने के लिए। परीक्षण मतलब क्या होता है, जांच करने के लिए कोई दूसरे क्या करे, दूसरे चुंबक को लेकर आए जिसका ध्रुव प्रबल था, एक उसका ध्रुव प्रबल था P0 है। तो अगर इस क्षेत्र में लेके आएंगे तो उस पर एक बल अनुभव होने लगेगा और उस बल का मान कितना है, F है। तब हम लोग इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर इस बिंदु पर निकल के आएगा वो क्या आएगा, F/P0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बात करते तो सबसे पहला एक बिंदु याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसलिए कि जब बल सदिश राशि होता है तो बल के साथ ही उसका रिलेशन दिख रहा है, तो बल सदिश राशि है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का भी एक दिशा होता है। अब पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे, इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे, इसके पहले वाला में कि जो चुंबकीय होता है उसका दिशा दिखाया जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक क्या होता है, तो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसका मात्रा का बात करेंगे तो इसका भी मात्रक दो को याद रखना है। इसका मात्रक पहले से भी हम लोग पढ़े हुए हैं, टेस्ला होता है जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। दोनों मात्रक याद रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बात किया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक और तरीका से हम लोग बता सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग ये बता सकते हैं, अगर कोई चुंबक है तो उस चुंबक के कारण किसी r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि अगर कोई आवेश Q है, ये क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इससे r दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ पे r दूरी पर पूछ रहे थे बार बार, यहाँ पे जो विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है कितना आया था, याद है आप लोग का, कि Q/r² था। अगर कोई आवेश Q है तो इससे r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए फॉर्मूला बताया था कि Q/r² बताया गया था। उसी प्रकार से यहाँ बात किया जा रहा है कि अगर कोई चुंबक है,
हमेशा हम चुंबक का एक ध्रुव खाली पहले दिखा देते हैं, एक ध्रुव का यहाँ पर प्रबलता क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, इस ध्रुव का प्रबलता P दिया हुआ है। तो ऑब्वियस है इससे कोई R दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं, इस बिंदु पर पता करना है कि इस वाले चुंबक के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, एग्जैक्ट मान क्या होगा उसका। तो एग्जैक्ट मान निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो होता है काल्पनिक बंद वक्र होता है। काल्पनिक मतलब ये रियल में कोई लाइन नहीं होता है, लेकिन हम लोग को ये लाइन ऐसा दिलाता है कि वहाँ पे कैसे किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो कैसे आगे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लाइन निकल के जा रहा है। इसका पता करने का वही तरीका होता है कि उसके आसपास दूसरा चुंबक रखेंगे, उस लाइन के बारे में हम लोग का अनुभव होता है। जैसे कि यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो पहला बिंदु यह रखना काल्पनिक होता है और ये कैसा वक्र बनाता है, हमेशा बंद वक्र बनाता है। लेकिन ऐसा चुंबक विद्युतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है कि वो बंद वक्र बना ले, इसलिए कभी दिखा भी रहे थे आप लोगों की अगर कोई प्लस आवेश होता है ये क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ से लाइन निकलता है, तो ये बंद वक्र बनाता है क्या, नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं चुंबक का, तो चुंबक जो होता है हमेशा एक बंद वक्र का निर्माण करता है, जो कि बताया जा रहा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के किधर जाता है, दक्षिणी ध्रुव तक जाता है, और फिर दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से उत्तरी ध्रुव तक पहुंचता है। यहाँ ध्यान रखना है, अगर मान लेते हैं कि चुंबक है, यह है उत्तरी ध्रुव, इसको तो साउथ मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं। तो देखिए बाहर में पहले बोला जा रहा है कि बाहर में क्या होता है, उत्तर से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा से निकलेगा, अगर आगे में कोई चुंबक होगा तो लाइन उधर ही मुड़ जाएगा, मतलब मान लें कि इधर एक चुंबक है, यहाँ पर साउथ है, तो लाइन उधर सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर आगे चुंबक नहीं है तो ये रिटर्न बैक ऐसे जाता है, अगर पास में रहेगा तो ऐसे घूम के वापस क्या होगा, ऐसे आएगा। ठीक, अगर एक और लाइन लेते हैं, ऐसे घूम के एक दूसरे को कोई क्रॉस नहीं करता है, ऐसे आएगा। लेकिन अंदर की ओर कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसे फिर मूवमेंट करेगा, इस प्रकार से। इधर से भी वही होगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, अंदर की ओर ऐसे होगा, बाहर की ओर नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएगा। ये इंडिकेशन। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से इतना ही लाइन लिखे, इससे ज़्यादा भी लाइन निकल सकता है। अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर, और जो बाहर में जाता है याद रखना है नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारा फैलाव देखने को मिलेगा, ऐसे आगे की ओर निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ से भी कुछ अंदर आते हुए नजर आएगा, इस तरह से आपको दिखा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई ये एक चुंबक के लिए है, मान लेते हैं कोई दो चुंबक एक साथ रखा हुआ है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, और यहाँ पे एक ऐसा चुंबक रख दिए जिसका साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है। अभी हम क्या बताया कि बाहर में नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ से अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र लाइन यहाँ से निकला, तो अब यहाँ पे घूम के इतना दूर नहीं जाएगा, पास में इसको क्या दिखा, साउथ दिखा, ये डायरेक्ट इसमें इंटर कर जाएगा, और यहाँ से जितना भी लाइन निकलेगा सब इसमें इंटर जब करेगा, और इंटर यहाँ पे करने के बाद ये फिर से वापस ऐसे नॉर्थ से होते हुए, फिर जब ये वापस पूरा घूमेगा तब जाए घूम के ऐसे वापस आएगा। उसी प्रकार से इधर भी होगा, ऐसे वापस ऐसे घूम के फिर वापस आएगा। मतलब पूरा ये वक्र बना ही लेता है, अभी भी ये कंप्लीट वक्र का निर्माण करता है। वक्र मतलब क्या होगा, पूरा घेर लेना, कहीं से भी ये ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ से इसे एंटर करेगा, इधर से घूम के वापस आएगा। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का लाइन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगर दूसरा केस ये बनेगा कि हम एक चुंबक लिए, ये दूसरा चुंबक है, इसका यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है,
और इसका भी यहाँ पे नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे साउथ कर दिया। अब ये रेखा जैसे यहाँ से निकलेगा तुरंत ना देखते ही नॉर्थ को देखते ही क्या हो जाएगा, तुरंत इधर मुड़ जाएगा, इसलिए नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा, तुरंत यहाँ से मुड़ के यहाँ से वक्र बना देगा। और यहाँ से जैसे निकलेगा यहाँ से ये वक्र मिल जाएगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। जितना भी रेखाएं लाइन होगा इसी प्रकार से होगा, तुरंत मुड़ जाएगा इधर, यहाँ से भी ये निकलेगा तो इधर तुरंत मुड़ जाएगा। तो जब भी अगर नॉर्थ साथ सामने आमने सामने रख देते तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, कभी लाइन कट नहीं भी करता है, ये भी ध्यान में रखना है, कभी भी एक दूसरे का लाइन एक दूसरे से कट नहीं करता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं बताता क्या है बेसिकली, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं जो हम लोग दिखाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से रेखा दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा अगर ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा समझते हैं लोग, यहाँ पे अगर इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा मतलब किसको बोलते हैं, जो टच करके इसको जाए, यही होता है ना। तो अगर इस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करते तो ये चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का दिशा बताता है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का दिशा वो किधर होगा, इधर होगा। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का दिशा बताता है ये किस तरफ होगा। अब ये रेखा का निर्माण कैसे किया गया, किसी को कैसे पता चला कि चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का लाइन ऐसे होता है। तो एक 10 क्लास में आप लोग देखे भी थे कि वहाँ पे छोटे छोटे कण रखा गया था, लोहे का कण बिछा दिया गया था, जिससे उसका बनावट जो देखने को मिला था कुछ इस प्रकार से छा गया था, वैसे दिखा जाता है। यानी दूसरा तरीका क्या होता है कि एक चुंबक मान लेते ले लेते बड़ा सा, और यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इस केस में होगा क्या कि इसका दिशा देखने के लिए एक कोई छोटा सा चुंबक लेके आएंगे, और एक छोटा चुंबक को यहाँ पे रख के चेक करेंगे कि इसका खिंचाव कैसे है, इसका खिंचाव कैसे है ये पता चलेगा। तो देखिएगा अगर यहाँ पे चुंबक दूसरा रखेंगे ना, या चुंबक ने कंपास हम बताए थे, कंपास क्या करता है, दिशा को बताता है ना। तो ध्यानपूर्वक अगर चुंबक को यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए अगर कंपास को हम यहाँ रखेंगे, मेरा बात ध्यान समझिएगा, कंपास को यहाँ पर रखेंगे, कंपास में क्या होता है, दो इंडिकेटर होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है, इसमें दो कांटा रहेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ पे कांटा रहेगा। तो ऑटोमेटिक हमको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे रखेंगे तो ये कांटा कुछ इस प्रकार से हमको नजर आएगा। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ पे कांटा वाला इधर वाला जो होगा साउथ इधर दिखेगा और नॉर्थ यहाँ पे दिखेगा इस कंपास के अंदर। कंपास को जैसे ही हम यहाँ लेके आएंगे तो ये कांटा देखिए कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि इधर की तरफ जो होगा, ये जो साउथ यहाँ दिख रहा था ना, तो साउथ जो होगा अब यहाँ आपको बताए थे कैसे निकल के जाता है, ऐसे घूम के जाता है ना। इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा इस तरह से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। जैसे जैसे यहाँ बढ़ेगा आगे की ओर, यह इसका कांटा ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे घुमाएंगे ना, इसका कांटा भी साथ साथ ऐसे क्या होने लगेगा, मतलब ऐसे मुड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पे ऐसे नॉर्थ दिख रहा था तो नॉर्थ वाला अब यहाँ पहुँच जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। तो कांटा के हिसाब से क्या किया गया कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रखा गया, कांटा देखा गया कैसे कैसे जा रहा है, उसी हिसाब से क्या कर दिया गया, लाइन ड्रॉ कर दिया गया, जिसको बोल दिया गया कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का वो लाइन है। तो कांटा जैसे जैसे मूवमेंट करेगा, जैसे जैसे कंपास से रोटेट करते जाते हैं तो कांटा ऐसे ऐसे मुड़ते जाता है। अब मुड़ने का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में क्या कर दिया गया, लाइन ड्रॉ कर दिया गया, जिससे पता चल गया चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का क्या है, लाइन है। तो इससे भी हम लोग पता चल जाता है। चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का गुण जो है उसको ध्यान में रखिएगा, तो बहुत जगह पूछ लिया जाता है, या विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं का भी गुण पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का भी गुण पूछा जाता है। तो पहला गुण तो आप लोगों को पहले से पता है कि ये संतत बंद वक्र होता है, हमेशा ये क्लोज पाथ बनाता है। कोई भी दो क्षेत्रीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और कितना हो चुंबक एक जगह रख दे तो उसका कोई भी एक क्षेत्रीय रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, कभी कभी पूछ देता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकता, तो सिंपल सा ये लाइन लिख देना है, यदि वे ऐसा करे तो उसका अर्थ होगा कि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं का दो दो दिशा हो जाएगा। लेकिन कभी भी कोई कितना हो चुंबक रख दो, चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा एक ही दिशा होना चाहिए, दो दिशा नहीं होना चाहिए। बताए कि अगर मान लो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र का लाइन जा रहा है, इसका दिशा निकालने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे, वही उसका दिशा होगा। लेकिन अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, ये इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था, अब देखो
इस वाले लाइन के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर बताएंगे, इधर स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो, और इस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो इधर। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का दो लाइन बता देंगे, दो दिशा बता देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रतिच्छेद इसलिए नहीं कर सकता है उस बिंदु पर हम लोग दो दिशा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, जो कि संभव नहीं है। जहाँ क्षेत्र रेखा है पास होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, प्रबल होता है। और जहाँ पर क्षेत्र रेखा है क्या होता है, दूर होता है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कमजोर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये बताया कि नॉर्थ से रेखा क्या होता है, निकलता है ऐसे, नॉर्थ से रेखा निकल रहा है। अब जैसे ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्षेत्र रेखा है बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा क्या होगा, दुर्बल होगा, कमजोर होगा। लेकिन इसके पास में अगर आते हैं यहाँ पर क्षेत्र रेखा है क्या है, बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, प्रबल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश किया जाती है। इतना गुण दिया हुआ है, गुण को ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं।